ओके नाउ आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे CSS के बारे में। CSS क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं। तो CSS का मतलब होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट, और इसका यूज किया जाता है अपने वेब पेज को डिजाइन देने के लिए। ओके और कोई भी जो वेब पेज आपके पास होता है उसके ऊपर CSS को लगाने के 3 तरीके होते हैं। So we can apply the CSS on a web page by using 3 ways। अब एक एक करके हमको समझेंगे, जिसमें से जो पहला तरीका होगा वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो तरीका होता है उसे हम कहते हैं इनलाइन CSS। ये ऑलरेडी हम अपने पिछले सेशंस में करते आ रहे हैं, इस पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ऑलरेडी यू नो दैट। जस्ट जिक्र कर लेते हैं। आप जब कोई वेबसाइट बनाते हो और उस वेबसाइट में आप देखते होंगे कि अलग अलग टैग के अंदर जा जाकर आपको CSS लिखना। मान लीजिए आपके पास कोई वेब पेज है और उस वेब पेज के अंदर 5 पैराग्राफ हैं और आप उन 5 पैराग्राफ में डिजाइन देना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 5 पैराग्राफ के अंदर जा जाकर CSS लगाना पड़ेगा। ऐसा करने से आपके लिए हेडेक बढ़ जाएगा। वेबसाइट में आज 5 है, कल को 50 पैराग्राफ हो सकते हैं, डायनेमिक पैराग्राफ आ सकते हैं, तो आपको जाकर दोबारा CSS लिखना पड़ेगा। वही CSS बार बार लिखना हमारे लिए इरिटेटिंग हो जाता है। इससे हमारी जो वेबसाइट होती है वो डायनेमिक बिल्कुल नहीं रहेगी। कल को मान लीजिए आपके वेब पेज में कोई नया पैराग्राफ आ गया, तो हम डेवलपर को थोड़ी ना बुलाएंगे कि इसमें भी CSS लिख के डिजाइन दो। तो हम क्या चाहेंगे, यार मेरी वेबसाइट में जब भी कभी कोई पैराग्राफ बने उसको ये डिजाइन ऑटोमेटिक मिल जाए, हमें ना लिखना पड़े, हम ये डिजाइन एक बार लिख दें और हमारा काम हो जाए। इसके लिए कोई दूसरा तरीका हमें सीखना पड़ेगा। तो जो सेकंड स्टाइल हमारे पास होता है उसे हम बोलते हैं इंटरनल CSS। मैं करके चारों या तीनों जो तरीके हैं वो तीनों आपको प्रैक्टिकली करके जरूर दिखाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा थ्योरी अभी पढ़ लेते हैं। इंटरनल CSS में क्या होता है, अगर आपके पास एक वेब पेज है और उस वेब पेज में पैराग्राफ आपके पास 5 है, तो मैं चाहूंगा कि एक बार मैं पैराग्राफ के लिए CSS लिख दूं, वो हर पैराग्राफ के लिए अपने आप लग जाए। तो मुझे हर पैराग्राफ के लिए इंडिविजुअली CSS लिखना नहीं पड़ेगा। उसके लिए हम तरीका यूज करते हैं इंटरनल। तो इंटरनल तरीका यूज करने का वे क्या होता है, उससे पहले इनलाइन का वे मैं आपको बता देता हूँ। इनलाइन को लिखने के लिए आपको टैग के अंदर जाना होता है और एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं स्टाइल। और एट्रीब्यूट यूज करने के बाद आप यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कोट्स के अंदर 2 चीजों का सहारा लेते हो। पहला होता है प्रॉपर्टी और फिर कॉलर लगाकर उसको वैल्यू दे देते हो। तो ये इसका एक वे होता है। अगर आपको इसी के अंदर कोई दूसरी प्रॉपर्टी देनी होती है तो सेमीकोलन लगाते हो उसको सेपरेट करने के लिए और फिर से लिखते हो प्रॉपर्टी और वैल्यू दे देते हो। यही प्रोसेस आपका बार बार लगातार चलता रहता है। और इस चीज को आप कहां लिखते हो, HTML के टैग में इंडिविजुअली जाकर ये लिखा जाता है, यानी वी राइट इट इनसाइड ईच HTML एलिमेंट इंडिविजुअली। ऐसा ही करना पड़ता है। तो ये हमारा जो तरीका है ये बहुत ही रेयर हम लोग अपने वेब प्रोजेक्ट में यूज करते हैं, बहुत ही रेयर, जब जरूरत होती है, जब पूरे हमारे हाथ खड़े हो जाते हैं देन वी रिक्वायर इट। दूसरा जो तरीका है इंटरनल, इससे हमें फायदा ये मिलेगा कि एक वेबसाइट में मल्टीपल एलिमेंट होने के बावजूद भी हमें बार बार CSS नहीं लिखना पड़ेगा, वो पर्टिकुलरली उसको टारगेट कर देगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि वी कैन राइट द CSS ऑन अ मल्टीपल element at a same time, ठीक है, without rewriting the code। CSS for each element। अब मुझे हर एलिमेंट के लिए रीराइट नहीं करना है, एक बार कोड बनाया और आपकी मर्जी इस कोड को कहां लगाना है, हम डायरेक्ट लगा देंगे, बार बार CSS नहीं लगाना पड़ेगा। तो ये चीज हम इंटरनल CSS में एप्लीकेबल करते हैं, इंटरनल CSS में यूज करते हैं। अब इंटरनल CSS को लगाने का तरीका क्या होता है, हाउ टू यूज। देखो आपको क्या करना है कि इंटरनल CSS हमेशा हेड में लगता है, क्योंकि बॉडी के HTML टैग में तो जाके हम लिखते नहीं है, तो हम इस CSS को कहां पर लगाते हैं, हेड में लगाते हैं। तो पहला पॉइंट याद रखिएगा, वी यूज इट इनसाइड हेड सेक्शन। ये पहला प्रोसेस हमें याद रखना है। लगाने का तरीका क्या रहेगा, जब आप हेड सेक्शन में जाते हैं, ऐसे हेड होता है ना, इसके अंदर आपको CSS लिखना होता है। लिखने का तरीका होगा, आप लिखेंगे स्टाइल और टाइप में देंगे CSS।
ये आप लगा दीजिएगा। उसके बाद इसके अंदर जब आप आते हैं तो यहाँ पर 3 चीजों का जिक्र होता है। पहला होता है सिलेक्टर, उसके बाद यहाँ आप बनाते हैं इस तरह का ब्लॉक ऐसे, ठीक है। अब यहाँ अंदर आते हैं आप और चीजों का जिक्र करते हैं जो भी आपको इंप्लीमेंट करना होता है। तो मैं यहाँ लिखूंगा प्रॉपर्टी और जो भी वैल्यू आपको देनी है लगातार ऐसे हम जारी रखते हैं अपने कोड को, प्रॉपर्टी एंड वैल्यू। सो दैट इज द वे। ये वे आपको याद रखना है, कुछ नहीं करना। अब हम इसको लगाकर देखेंगे। एक वेबसाइट, एक पेज में बनाता हूँ, उस पेज के अंदर मैं इंटरनल लगाऊंगा, इनलाइन लगाऊंगा। आप उनको डिफरेंशिएट करना कि दोनों में फर्क क्या है, ठीक है। फर्क समझ पाएंगे हम। तो हम इसको मिनिमाइज करते हैं और यहाँ पर आपका प्रोजेक्ट कोई चल रहा है हमारा, ये वेब पेज पे गया। सो दिस इज आवर क्लास नंबर 6। एक फोल्डर ले लें, यहाँ पर फोल्डर को नाम दिया क्लास 6 वेब डिजाइन। ऑन करेंगे इसे। अब यहाँ पर आप राइट क्लिक करके अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दीजिए। ऑटोमेटिकली वो उस फोल्डर में अटैच होकर आपकी फाइल को खोल देगा। यहाँ पर आएंगे और मैं यहाँ पर एक नई फाइल बना देता हूँ। इसमें मैं आपको सबसे पहले इनलाइन बता रहा हूँ, तो इनलाइन CSS लिखकर मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब हम यहाँ प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। HTML आ गया। डन। अब हम यहाँ क्या करते हैं, एक div सेक्शन लेते हैं नॉर्मली, और इस div के अंदर मैं एक हेडिंग ले लेता हूँ। हेडिंग में हम डाल देते हैं व्हाट इज CSS। अब हम इसके बारे में लिखते हैं। तो मैं यहाँ पर 3-4 पॉइंट यहाँ पर नॉर्मली बनाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर उसकी डेफिनेशन लिखनी है, तो मैंने एक पैराग्राफ ले लिया और ऐसे ही कुछ लिख दिया। मैंने इसमें कुछ 32 वर्ड एंटर कर दिए, तो लिख दिया, इसकी डेफिनेशन लिख दी। उसके बाद एक और हेडिंग मैंने यहाँ पर बनाई H2 करके, यहाँ पर लिखा टाइप्स, तो यहाँ लिख दिया 3 टाइप्स। अब हम उनका जिक्र करते हैं। तो मुझे चाहिए 3 पैराग्राफ जिनके बारे में लिखा जाए, तो मैं 3 पैराग्राफ यहाँ पर बनाऊंगा। तो P लिखा, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया, ये हमारे पास 3 पैराग्राफ। यहाँ पर लॉरेम लिखा मैंने और एंटर कर दिया, डाटा आ चुका है। सेम यहाँ पर भी मुझे ऐसा ही डाटा जनरेट कर दिया, तो मैंने यहाँ पर लॉरेम लिखा, डाटा मेरे पास आ गया। सो वी गॉट 3 पैराग्राफ्स टाइप्स ऑफ द। अब इनके भी मैं जिक्र थोड़ा इस तरीके से कर देता हूँ। एक हेडिंग 3 है, यहाँ पर लिख दिया मैंने इनलाइन, और ये मैंने लिखा हेडिंग 3 अगेन इंटरनल, और एक हेडिंग और बनाया हेडिंग 3, और यहाँ लिख दिया एक्सटर्नल CSS। अब हम वेबसाइट को रन करके देखते हैं। Alt L और ये कुछ इस तरह का पेज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 14 पॉइंट। तो यहाँ पर आपके पास इस तरह की वेबसाइट यहाँ बन चुकी है। अब मैं क्या चाहता हूँ, जितनी भी हेडिंग 3 है हमारे पास, ये सभी के सभी हेडिंग राइट साइड में आनी चाहिए, यहाँ पर तीनों हेडिंग। अब इस काम को हम कैसे करेंगे, अब हम क्या करेंगे, हेडिंग 3 को टारगेट करेंगे और मैं यहाँ पर इनलाइन CSS का इस्तेमाल करूँगा। मैंने लिखा स्टाइल और यहाँ लिखा टेक्स्ट अलाइन, और यहाँ पर हम करते हैं राइट। ऐसा करने से वो राइट साइड शिफ्ट हो गया। अब ये सेम चीज मुझे हर हेडिंग में जा जाके देना पड़ेगा, और तो कोई रास्ता है नहीं। कॉपी करेंगे आप और यहाँ पर पेस्ट करेंगे, फिर आप हेडिंग 3 पे जाएंगे, पेस्ट करेंगे। कल को अगर मान लीजिए एक और हेडिंग 3 बन गई तो एक कोड लिखना पड़ेगा आपको। तो इनलाइन में आपने देखा कि क्या प्रॉब्लम आपको हो सकती है, बार बार आपको कोड रिकोड करना पड़ता है और उसकी बार बार आपको डेफिनेशन देनी पड़ती है। अभी जाइए, मैं कह रहा कि मैंने लगातार बैच किया, अभी जा रहे हो? तो अभी आपने देखा कि इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है। प्रॉब्लम आपने ऑब्जर्व किया तो प्रॉब्लम सिंपल था कि जितनी भी हेडिंग है, हेडिंग 3 नाम की, उनके ऊपर मैं एक सिंपल सा एक कॉमन स्टाइल देना चाहता था। तो उसको देने के लिए मुझे बार बार हर टैग में जाके लिखना पड़ा। अब इस चीज को अवॉइड करने का तरीका होता है इंटरनल। इंटरनल में मैंने क्या बताया था कि अगर आपके पास एक सेम पेज है और उस सेम पेज में जितनी भी हेडिंग 3 है, मैं एक बार स्टाइल लिखूंगा, वो ऑटोमेटिकली उनको टारगेट कर लेगा, मुझे बार बार जाके उसमें लिखना नहीं पड़ेगा। ये हम इंटरनल की मदद से कर सकते हैं। तो चलो ये काम हम करके देखते हैं। तो मैं एक पेज बनाता हूँ और इसका नाम मैं फिलहाल इंटरनल कर देता हूँ।
और इसमें वो सारा कोड मैं पेस्ट करके यहाँ पर ले आता हूँ। ये सारा कोड हम यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। हो गया। अब मैं यहाँ पर चेंज क्या करूँगा, जो मैंने स्टाइल यहाँ लगाया था मैं हटा देता हूँ, मेरे को जरूरत नहीं है, हटा दिया। अब हम इसी सेम पेज पर जितनी भी हेडिंग 3 है उनको टारगेट करेंगे और उनको मैं सेंटर में लेकर आऊंगा। तो आप ये कोड यहाँ जाकर ना लगाएं, आप हेड सेक्शन में जाएं और जो आपको तरीका बताया था उसको फॉलो करें। तो यहाँ पर आप एक स्टाइल टैग बनाएं, वहां पर जाकर आप टाइप में लिखें टैग CSS। अब उसके अंदर आ जाए। यहाँ पर आपको मैंने 3 चीजों का जिक्र किया था, अगर आप जाकर अपने नोट्स में देखेंगे तो वो आपको दिख जाएगा। क्या था? पहला सिलेक्टर, उसके बाद थी प्रॉपर्टी में वैल्यू एंड फिनिश। तो ये सिलेक्टर का जिक्र क्या है? सिलेक्टर का मतलब होता है HTML के किस एलिमेंट को सिलेक्ट करके आपको CSS लगाना है। तो मुझे सिलेक्ट करना है H3, तो ये H3 को टारगेट करेगा। अब जो भी मैं यहाँ पर लिखूंगा वो H3 के ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो मेरे को वो सेंटर में लाना है, तो मैंने लिखा टेक्स्ट अलाइन सेंटर। मुझे उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो मैंने लिखा बैकग्राउंड कलर और यहाँ पर डाल दिया ग्रीन। मुझे उसका फॉन्ट का कलर चेंज करना है, तो मैंने लिखा कलर और यहाँ पर लिख दिया व्हाइट। तो 3 तरह की प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर इंप्लीमेंट करी। अब जाकर अगर मैं इस पेज का कोड रन करता हूँ तो जितनी भी हेडिंग 3 हमारे पास होंगे उन सब पर ये ऑटोमेटिकली लग जाएगा। लग गया? यहाँ तक कोई डाउट है किसी बच्चे का? अब मान लीजिए ग्रुपिंग क्या होती है उसको समझते हैं। ये हो गया इंटरनल का लगाने का तरीका, इससे हमें कुछ मदद मिली, हमें बार बार ले लेना पड़ेगा। इससे एक फायदा हमें ये मिला कि कल को अगर एक हेडिंग और बनती है, नहीं ऐसे एक हेडिंग नहीं बनी और यहाँ पर समथिंग लाइक लिखा हुआ है ID एंड क्लास इन CSS, ऐसे लिख देता और यहाँ पर एक पैराग्राफ ले लिया और क्लास लगा के फिट कर। तो हेडिंग 3 जो मैंने इसको लगाई है इस पर भी ये इंप्लीमेंट होता हुआ दिखेगा। तो डायनेमिक हो गया सब कुछ, हमें बार बार नहीं करना। तो ये इंटरनल CSS का हमें एक फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। अब मैं आपको इसमें थर्ड टाइप पर ले जाने से पहले एक चीज और बताता हूँ जिसका नाम होता है ग्रुपिंग। ठीक है, तो ग्रुपिंग क्या होता है उसको समझ लेते हैं। मान लीजिए जो CSS आपने लगाया है ये सेम CSS हमें हेडिंग 1 पर भी लागू करना है, सेम CSS। तो एक तरीका तो मेरे पास है कि मैं हेडिंग 1 को सिलेक्ट करूं और इसके ऊपर CSS लगा दूं। अब ये सेम CSS मुझे लगाना है तो ये पूरा कोड मुझे यहाँ से कॉपी करना पड़ेगा और यहाँ पर लगाना पड़ेगा, सेम चाहिए था। तो ये हेडिंग 1 को भी टारगेट कर लेगा। देख सकते हैं आप हेडिंग 1 को टारगेट कर लिया, सिंपल। लेकिन मुझे इसके लिए ये कोड लिखना पड़ा। अब एक्सपर्ट किसको बोलते हैं? बेस्ट परफॉर्मर होता है ना एक, वो किसको बोलते हैं? जब आप कोई कोड बनाते हैं और कोड में अगर आप बार बार उस कोड को रीराइट कर रहे हैं, उस प्रॉपर्टी को रीराइट कर रहे हैं, इसका मतलब आप भी गुड प्रोग्रामर नहीं हो। रीराइट तो अब भी कर रहे हो, फायदा क्या हो रहा है? तो जब आपको ये सेम चीज H1 पे लगानी ही है तो ये प्रॉपर्टी जब एक बार आ चुकी है तो दोबारा क्यों कर रहे हो भाई? इससे बचने का तरीका क्या है? इससे बचने का तरीका है ग्रुपिंग। तो मैं ग्रुप कर दूंगा। ग्रुप इन द सेंस मैं चाहता हूं कि ये सेम चीज H1 पर लागू हो जाए, तीनों चीज। तो मैं यहाँ पर कॉमा लगाऊंगा और H1 का जिक्र कर दूंगा, ये ग्रुप हो गया। तो ये दोनों चीजें एप्लीकेबल होंगी H3 पर और H1 पर, आप देख सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे पैराग्राफ पर भी एप्लीकेबल करना है तो भी चिपका दिया, तो ये पैराग्राफ पर भी एप्लीकेबल हो जाएगा। तो बड़ी आसानी से आप इस चीज को अपना मतलब वजूद दे सकते हैं। सो दैट इज कॉल्ड ग्रुपिंग। ग्रुपिंग समझ आ गया? कोई डाउट है यहाँ पर? अब हम थर्ड टाइप ऑफ CSS की बात करते हैं और जो कि आपको अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा यूज करना है। कभी भी कोई प्रोजेक्ट अगर आपको बनाने के लिए मिले तो आपको एक्सटर्नल CSS ही लगाना है। ऑलमोस्ट ट्राई करना है 90% कि आप वही लगाएं, दूसरे का यूज ना करें। तो थर्ड वे इज एक्सटर्नल CSS। अब एक्सटर्नल CSS में क्या होता है, इससे में फायदा क्या होता है? इसमें हमें ये फायदा होगा कि हम CSS लिखेंगे एक और उसको अप्लाई कर सकते हैं मल्टीपल पेज पर। इंटरनल CSS में क्या होता था कि हम CSS लिखते थे एक और उसको अप्लाई करते थे एक सिंगल पेज पर। इनलाइन CSS का क्या मतलब होता था? हम CSS लिखते थे एक और उसको अप्लाई करते थे एक एलिमेंट पर। तो धीरे धीरे हमारा जो रूप है वो बढ़ता जा रहा है। इनलाइन इंटरनल एक पेज तक पहुंच गया, एक्सटर्नल मल्टीपल पेज तक पहुंच जाएगी उसकी रेंज। तो इसमें हम क्या करते हैं? वी राइट सिंगल CSS एंड
कैन अप्लाई ऑन मल्टीपल पेज। तो ये हमें फायदा इसमें देखने को मिलेगा। अब चलो इसको लाइव डेमोन्स्ट्रेट करके देखते हैं कि इससे हमें क्या फायदा हो सकता है। इसको लगाने का तरीका भी बता देते हैं, हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस। तो कुछ स्टेप्स का जिक्र करूंगा, उनका ध्यान रखना है। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में हम क्या करते हैं, क्रिएट CSS फाइल। सबसे पहले भाई अपनी एक CSS फाइल बनाओ, उसको एक नाम देंगे। अब बनाएंगे, कोड लिखेंगे, जो भी CSS लगानी है, फिर आप उसको नाम देते हैं। कोई भी नाम दो, आपकी मर्जी है। मैं इसको नाम दे देता हूँ mystyle.css, क्योंकि CSS की फाइल है तो आपको इस तरीके से फाइल बनानी है। .css करके कोड लिख लो, छोटा मोटा अपना जो भी है बना दिया, फाइल को सेव कर दिया। अच्छा, उसके बाद मान लीजिए आपके पास HTML के कुछ पेजेस हैं। स्टेप नंबर 2 क्या होता है? स्टेप नंबर 2 में हम सीखेंगे कि उस CSS फाइल को किसी पेज के साथ लिंक कैसे करते हैं। स्टेप नंबर 2 में हम सीखेंगे कि हाउ टू लिंक दी एक्सटर्नल CSS विद HTML पेज। उसके लिए आपको करना क्या है, हेड सेक्शन में जाना है, बॉडी सेक्शन में नहीं जाना। कहाँ जाना है? हेड सेक्शन। सो गो टू हेड सेक्शन ऑफ दैट HTML पेज, जिस पे भी आपको लगाना है उसके हेड सेक्शन में जाएं, और एक कोड नीचे लिख रहा हूं, उसका आप इस्तेमाल करेंगे। तो कोड रहेगा, आप लिखेंगे लिंक ऐसे, और लिंक में जाने के बाद आप बताएंगे किस तरह की फाइल को लिंक करना है। टाइप लिखेंगे, उसका टाइप आप लिखेंगे CSS टाइप का फाइल है। उसके बाद आप बताएंगे कि भाई ठीक है, टाइप CSS है, फाइल कौन सा है, फाइल बताएंगे उसको। तो फाइल बताने के लिए आप लिखेंगे HREF। फाइल का जिक्र कर लीजिए, किस नाम का फाइल था मेरा, mystyle। वो इस फाइल को कनेक्ट कर देगा आपकी CSS में। मान लीजिए ये फाइल आपके एक फोल्डर के अंदर बंद है, हो सकता है एक फोल्डर में बनाई हो आपने, फोल्डर का नाम है डेटा। तो आप इस लाइन को ऐसे नहीं लिखेंगे, तो आप यहां पर सबसे पहले फोल्डर का जिक्र करेंगे, फिर स्लैश लगाएंगे, एंड फाइल पे जाएंगे। कॉमन चीज याद रखिएगा, फोल्डर होगा तो ऐसे करना है, डायरेक्ट फाइल है तो डायरेक्ट ऐसे करना है। समझ आ गया? अब इसको करके देखते हैं प्रैक्टिकली, हाउ टू पुट इट। मिनिमाइज कर दीजिए, एंड नाउ आई एम जस्ट कॉपी दिस रिकॉर्ड। मैं यहाँ पर एक फोल्डर बना देता हूँ और उसको नाम दे देता हूँ एक्सटर्नल CSS। इसमें मैं एक्सटर्नल CSS की कोड बनाऊंगा, ठीक है? इसमें करूंगा काम। तो ये मैंने कर लेना है कॉपी, इसको करता हूँ क्लोज, एंड इस फोल्डर में जाके भाई अपना काम करते हैं, ताकि डिस्ट्रैक्ट ना हो, इधर उधर की चीजें मुझे ना दिखाई दे, सिर्फ ये फोल्डर मुझे दिखाई देगा। ठीक है, आ गए इसमें। अब यहाँ पर मैं अपनी एक HTML की फाइल बनाऊंगा। तो HTML की फाइल बनाने के लिए मैंने उसका नाम दे दिया एक्सटर्नल CSS.html, और मैंने Ctrl+V कर दिया, मेरे पास डेटा आ चुका है, आ गया। अब यहाँ पर ये CSS पड़ी है बेकार की। अब इस CSS को मेरे को नुकसान क्या है, ये इसी पेज पर लगेगी। कल को मेरे पास कोई दूसरा पेज होगा तो उस पर नहीं लगेगी। इसको ट्रायल मारते हैं। मान लीजिए एक दूसरा पेज है मेरे पास, उस दूसरे पेज का नाम मैंने ले लिया ट्रायल पेज, और इस पेज में भी मैं कुछ हेडिंग 1, हेडिंग 3, पैराग्राफ वगैरह ऐसे ले लेता हूँ। तो भाई हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ हेडिंग बनाते हैं 3, नाम लिख देते हैं इंट्रो HTML5, कुछ पैराग्राफ ले लेते हैं इनमें। ठीक है, तो मेरे पास कुछ ये डाटा आ चुका है। इस पेज को एक बार चला के देखते हैं, दिखाते हैं कि क्या इस पेज के अंदर वो CSS लगा। बिल्कुल नहीं लगा, ना तो वो H1 पे फॉलो हो रहा है, ना H3 पे फॉलो हो रहा है, लग ही नहीं रहा, ना पैराग्राफ पे फॉलो हो रहा है। तो दिक्कत हो रही है। अब मान लीजिए किसी ने आपको एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए बोला, और उसमें बोले कि भाई देखो, जो भी प्रोजेक्ट आप बना रहे हो ना, उसमें जो भी पैराग्राफ होगा, उस पैराग्राफ के चारों तरफ एक बॉर्डर होना चाहिए। समझ में आया? पैराग्राफ के चारों तरफ एक बॉर्डर होना चाहिए। पैराग्राफ की एक कॉमन आपके पास विड्थ है, वो एक फिक्स आपके पास एक साइज होगा। पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर ब्लैक होना चाहिए, फॉन्ट का कलर व्हाइट होना चाहिए, और ये आपकी वेबसाइट के हर पेज पे सेम चीज आपको रखनी है। इनलाइन से करेंगे तो बहुत समय लगेगा, हर चीज में जाके देना पड़ेगा। इंटरनल से करेंगे तो मुझे ये चीज हर पेज पे जा जाके लिखनी पड़ेगी। एक्सटर्नल से अगर मैं करता हूँ तो ये काम मैं आसान कर सकता हूँ। कैसे करूंगा देखिए।
अब इंटरनल तो हमें करना नहीं है, मैं इसको टाटा बाय बाय कर देता हूँ यहाँ से। ओके, अब इसके ऊपर भी ये लागू नहीं होगा, मतलब नॉर्मल हो चुका है, नॉर्मल हो गया ये पेज में। और अच्छा जी, अब आते हैं बैक। अब मैं इसकी CSS लिखता हूँ, अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो जिस भी पेज पर आपको अप्लाई करनी है आप अप्लाई कर सकते हैं। 2 पेज हैं, मुझे सिर्फ पैराग्राफ को टारगेट करने का ऑर्डर मिला है। आप काम कर रहे हैं कहीं पर, आपको मैंने बोल दिया कि देखो ये प्रोजेक्ट है मेरे पास, इसमें पैराग्राफ को ठीक कर दो। इस वेबसाइट में जहां जहां पर भी पैराग्राफ आ रहे हैं ना, जो चीज मैंने आपको बोली है वो करके दिखाओ। तो आप एक एक करके नहीं लगाएंगे और हर पेज में जाके नहीं लगाएंगे, आप एक्सटर्नल CSS लिखिए और उसको अटैच कर दें। तो हम एक्सटर्नल CSS लिखने जा रहे हैं, आप अलग से एक फाइल बनाएं, उसको एक नाम दे दें। अब रट्टा नहीं मारना कि मैं माई स्टाइल क्यों दे रहा हूँ, ऐसा मैंने वहां डॉक्यूमेंट में लिखा था तो इसलिए दे रहा हूँ ताकि भाई आपको फीलिंग आए। ठीक है, नाम कुछ भी हो सकता है। एक CSS फाइल आ चुकी है। अब मैं यहाँ डिसाइड करूंगा कि पैराग्राफ पे क्या होना चाहिए। यहाँ पर कुछ नहीं करते, ना HTML लिखना है ना स्टाइल, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट जाओ और मार दो। तो मैं डायरेक्ट यहाँ CSS अप्लाई कर रहा हूँ। तो मैंने P लिखा और P में जो चीजें मुझे बोली गई थी वो मैं दे रहा हूँ। सबसे पहले बोला गया था बॉर्डर लगाने के लिए, ये बॉर्डर लग गया। उसके बाद बोला गया है इसकी एक विड्थ देनी है, मैंने चलो एक विड्थ दे दी। इसकी एक हाइट भी फिक्स करनी है, चलो मैं एक हाइट भी फिक्स कर देता हूँ। हाइट में थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ, डाटा बड़ा भी है किसी का, या फिर मैं हाइट देता ही नहीं, ऑटोमेटिकली लेगा, जितना डाटा है उतनी हाइट ले लेगा। अच्छा, इसको बीचों बीच लाना है तो मैं मार्जिन ऑटो कर देता हूँ। अच्छा, बैकग्राउंड कलर मुझे ब्लैक बोला गया है, मैं ब्लैक कर देता हूँ। फोंट का कलर व्हाइट कहा गया है हमसे, तो हम इसका कलर व्हाइट कर देते हैं। तो कुछ चीजें जो बोली गई थी हमने कर ली। अब ये CSS हमने लगा तो दिया लेकिन किसी पर लगा नहीं, अटैच नहीं हुआ, तो नॉर्मल दिख रहा है सब कुछ, क्योंकि जब तक आप अटैच नहीं करेंगे वो चलेगा नहीं। तो चलो इसको ट्रायल पेज पर अटैच करते हैं। तो हेड के अंदर जाकर अटैच करना है। कैसे करना है अटैच, एक बार रिकैप ले लो। मैंने बोला था कि गो टू द हेड सेक्शन ऑफ दैट HTML पेज, जहां पर आपको अटैच करना होता है और ये लाइन लिखनी होती है ना। हम इस लाइन को लिखना स्टार्ट करते हैं। तो लिखेंगे कैसे, मैंने लिंक लिखा CSS का, देखो आगे अपने आप लिंक। एक एट्रीब्यूट और यूज करना है आपको, रिलेशनशिप बताना है कि किस तरह का रिलेशनशिप आप अपने प्रोजेक्ट में उसके साथ कर रहे हैं। तो वो एट्रीब्यूट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एज पर योर नोट्स। तो वो चीज मेरे को तो अपने आप यहाँ पर मिल चुकी है। अब यहाँ टाइप आपकी मर्जी है, दिखाना चाहते हो तो मैं दिखा देता हूँ प्रॉपर दिखाने के लिए। तो मैंने बता दिया कि CSS टाइप का फाइल, लेकिन मेरी फाइल का नाम स्टाइल नहीं है बच्चों। क्या नाम था, माई स्टाइल। तो भाई ये जो नाम है वही लिखोगे आप। तो मैं लिखूंगा माई। जैसे ही आपने ये लिखा, ये CSS जो यहाँ लिखी हुई है ऑटोमेटिकली इस पेज पर लागू हो गई। और ये किसको टारगेट करेगा भाई, पैराग्राफ को। तो इसमें जहां जहां पैराग्राफ लिखे हुए हैं वो उसको टारगेट करके आपके सामने प्रस्तुत कर देगा। वेबसाइट एकदम सुधर गई। अच्छा, अब हम अगर इसके ऊपर काम करते हैं तो मुझे इस पेज को टच भी नहीं करना, मुझे CSS को अलग से टच करना है। इससे एक फायदा और क्या मिला हमें, मेंटेनेंस करना। मेंटेनेंस करने का मतलब आपको वो पेज दिया ही नहीं जा रहा है, आपको CSS दी जा रही है। वो पेज जब आपको नहीं दिया जाएगा तो हमारी वेबसाइट का जो लेआउट है वो खराब नहीं होगा। वेबसाइट का जो ढांचा होता है, जो स्ट्रक्चर होता है वो खराब नहीं होगा। CSS ही तो कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा गड़बड़ क्या होगा, CSS गड़बड़ होगा। इंटीरियर खराब नहीं होगा आपका, जो आपने जो नींव रखी है वो खराब नहीं होगी। लेकिन आप जो पहले करते थे और किसी के हाथ में उसको ठीक करने के लिए दे दो, जैसा भी मनीष मेरे पास आया था, सर ये गड़बड़ हो रहा है, और मैं उस पर काम करने लगूँ, उनकी टेबल को तोड़ के कुछ और बना दूं, तो इनका पुराना स्ट्रक्चर तहस नहस हो जाएगा। CSS पे काम करना है तो हम CSS को छेड़ेंगे, आपका स्ट्रक्चर मौजूद रहेगा। तो हम देखो HTML को टच भी नहीं करेंगे, यहाँ जाएंगे और इसकी विड्थ को मैं थोड़ा कम करना चाहता हूँ। मैंने कम किया, पेज पर ये एप्लीकेबल हो जाएगा ऑटोमेटिक। अब हम सेट करते हैं इसकी हेडिंग्स को। अब देखेंगे कि इस पेज में किस तरह का हेडिंग है, ये मुझे इसके डिजाइन पेज से पता लगता है। तो इसमें हेडिंग है हेडिंग 1 ओनली। तो हम अपनी वेबसाइट में थीम रखना चाहते हैं कि मेरी वेबसाइट में अगर हेडिंग 1 है तो उसका बैकग्राउंड कलर येलो होना चाहिए और फॉन्ट का कलर ब्लैक होना चाहिए, और डेटा बीचों बीच होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर लाइक दिस, जो मैंने बोला ये भी हम सेट कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर एक टारगेट रखता हूँ, टारगेट में यहाँ पर रखता हूँ हेडिंग 1 का। तो बोला गया था कि सबसे पहले तो डाटा को आपको लाना है बीच में, बैकग्राउंड कलर को आप रखना चाहते हैं येलो, और फॉन्ट का कलर तो बाय डिफॉल्ट ब्लैक होता ही है, बट फिर भी आप अपनी तरफ से देना चाहते हैं तो दे दीजिए। तो मैंने ब्लैक कलर यहाँ पर दे दिया है। ब्लैक लिखो, ऐसे लिखो, एक ही चीज है। कोड पर जाते हैं तो लाइक दिस वे हमने इस चीज को पूरा किया, तो कुछ ऐसा बना हमारे पास। अब मान लीजिए मेरी वेबसाइट का एक दूसरा पेज बनने के लिए तैयार हो रहा था,
तो इस वेबसाइट पे भी मुझे वही डिजाइन देना है। बस जितनी भी हेडिंग 1 है, हेडिंग 1 सिर्फ ये नहीं है, मैं चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट में वही फीलिंग आए। आपने देखा होगा जब अमेजोन की साइट पे जाते हो और वहां पर एक पेज से डाइवर्सिफाइड होकर दूसरे पेज पर जाते हो, तो जो पहले पेज में आपको फोटो का साइज दे रखा होता है, दूसरे पेज में भी वही आता है। फीलिंग कभी चेंज होती है? वैसी ही फीलिंग आती है जैसे अमेजोन के पहले पेज पर आ रही थी। कभी ऐसा होता है कि अमेजोन से दूसरे पेज पर गए तो नापतोल वाली साइट की फीलिंग आ रही है या फ्लिपकार्ट वाली साइट की फीलिंग आ रही है? तो वो क्या करते हैं, एक डिजाइन बना के रखते हैं, उसको अप्लाई कर देते हैं जितने भी पेज होते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी साइट उसी ढांचे में अपने आप कंस्ट्रक्ट हो जाती है। हमें बार बार जा जाकर पेज पर कोड नहीं मारना पड़ता। तो अब हम क्या करते हैं, इसको भी अटैच करते हैं। अटैच करने के लिए एक लाइन का कोड होता है, उसको हम बार बार लिखेंगे भी नहीं, हम कॉपी करेंगे। बस ये लाइन याद रखिएगा, जहां पर भी लगानी है उस फाइल में जाइए और लिख दीजिए। अब ये इसके ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाएगी। तो भाई इसने हेडिंग 1 को टारगेट किया और पैराग्राफ को टारगेट किया, ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट उसी डिजाइन में बनना स्टार्ट होगा। यहां तक समझ आ गया जितने स्टूडेंट्स? ओके, तो जो बच्चे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, आप में से किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज आस्क, अदरवाइज आई विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब हम डिस्कस करते हैं कि CSS में तो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स आती है आईडी एंड क्लास। जो इसको समझ गया वो काफी हद तक डिजाइनिंग समझ गया, वो काफी हद तक बूटस्ट्रैप समझ गया। ठीक है, तो दो चीजें होती हैं यहाँ पर। इन CSS वी हैव आईडी एंड क्लास, और इन दोनों का अपना एक वजूद है। समझ लो, देखो सबसे पहले क्लास को समझते हैं। देखो क्लास का मतलब होता है इट इज कॉमन फॉर मल्टीपल टैग्स, मल्टीपल HTML एलिमेंट। हम मान लीजिए ये वेबसाइट आपके पास है। अब इस वेबसाइट में ये क्या है, सारे पैराग्राफ है। कितने पैराग्राफ हैं? मतलब मल्टीपल पैराग्राफ है, 4-5 जितने भी पैराग्राफ। अब मैं चाहता हूं कि पैराग्राफ में 5 चीजें कॉमन। ध्यान से सुनिए, मैंने कहा कि आपके पास एक वेबसाइट है और उस वेबसाइट में जितने भी पैराग्राफ हैं उन सबका बैकग्राउंड ब्लैक कर दो और फॉन्ट का कलर व्हाइट कर दो। दैट इज कॉमन फॉर ऑल द पैराग्राफ्स। तो जो चीज कॉमन होती है मल्टीपल एलिमेंट्स के लिए, उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? क्लास का। लेकिन मैंने एक चीज ऐसी बोल दी जो मैं चाहता हूं कि हर पैराग्राफ में अलग अलग। समझ लो मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि जो पहला पैराग्राफ है, बोल दिया आपको इंडिविजुअली इशारा देकर कि पहले पैराग्राफ में आपको एक काम करना है कि इसके नीचे अंडरलाइन लगाना है। दूसरे पैराग्राफ को मैंने बोला थोड़ा और छोटा कर दो। तीसरे पैराग्राफ में मैंने फिर से कोई यूनिक चीज बोल दी जो कॉमन नहीं है, तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं आईडी का। याद रखिएगा, आईडी मतलब जो सिर्फ उसी के पास है, किसी और के पास नहीं है, वहां पर आईडी का इस्तेमाल करें। इसका लाइव एग्जांपल आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है ना, जो उस व्हाट्सएप ग्रुप में जब आप सब इकट्ठे हो गए तो जो व्हाट्सएप ग्रुप का नाम है वो क्लास है। उस व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी चीज मैं डिलीवर करूंगा, जो भी मैं मैसेज डालूंगा, वो आप सबके पास जाएगा। जाता है कि नहीं जाता? और उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों का एक पर्टिकुलर नंबर आ रहा है, वो आईडी है। अगर मैं उसको सिलेक्ट करके कोई चीज ड्रॉप करता हूं तो वो सिर्फ उसी बंदे के पास जाएगी, तो वो एक आईडी है। समझ में आया? अगर मुझे सबको टारगेट करना है, क्लास। अगर मुझे एक पर्टिकुलर बंदे को टारगेट करना है, आईडी का इस्तेमाल। तो यहां पर क्लास आईडी के मतलब को आप समझ गए। इसमें से आईडी नाम को जो एट्रीब्यूट होता है उसका इस्तेमाल बहुत यूज होगा आगे जावास्क्रिप्ट में, क्योंकि जब आप कोई वेबसाइट बनाते हैं तो एक पर्टिकुलर डाटा उठाते हैं वेबसाइट से, तो आप जावास्क्रिप्ट को कैसे बताएंगे कि मुझे डाटा यहां से उठाना है? क्योंकि वेबसाइट में पैराग्राफ तो 500 है, लेकिन मुझे एक पर्टिकुलर पैराग्राफ को उठाना है, तो मैं उस पैराग्राफ को एक आईडी दे सकता हूं। उस आईडी से वो पहचान लेगा कि डाटा आप इसका चाहते हो। जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में बच्चे तो 50 हैं, लेकिन मुझे एक पर्टिकुलर बच्चे को कॉल करना है, तो मैं उसका नंबर उठाऊंगा ना वहां से और उसी को कॉल करूंगा। सो यहां पर आईडी अपना एक अस्तित्व रखता है। क्लास जो होता है सभी के लिए कॉमन हो जाएगा। तो मैं इसी चीज को फॉलो करता हुआ आगे बढ़ता हूं। तो क्लास मतलब कॉमन फॉर मल्टीपल HTML एलिमेंट। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इट रिप्रेजेंट बाय डॉट। इंग्लिश में भी लिखते हैं, मैंने टर्म्स में भी लिखते हैं, डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। नेक्स्ट आता है आईडी। इट इज यूनिक फॉर ऑल, या फिर कह सकते हैं ईच HTML एलिमेंट, उनके लिए बिल्कुल यूनिक होता है। और इसको रिप्रेजेंट करने का भी अपना एक तरीका होता है। इट रिप्रेजेंट
बाय हैश। तो भाई हैश का साइन यूज किया जाता है इसके लिए। तो दोनों चीजें क्लियर हो गई। अब हम इसको प्रैक्टिकल वे में समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ वी गेट दिस। तो जैसा मैंने आपको बोला, ये मेरे पास पैराग्राफ है, मुझे बैकग्राउंड कलर ब्लैक करना है, फॉन्ट का कलर व्हाइट करना है। तो मैं गया अपने CSS के पास, ठीक है। अब इस CSS में पैराग्राफ है, ठीक है, लगा हुआ है, हेडिंग 1 है, ठीक है, लगा हुआ है, लेकिन मुझे ऐसे तो काम करना नहीं है, मुझे क्लास पे काम करना है, CSS पे काम करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इनको चलो इसको लगा रहने देता हूँ, आपको नोट्स मिल जाएंगे। मेरे को ID और CSS आपको सिखाना है, तो मैं एक काम करता हूँ, एक फोल्डर लेता हूँ, नोट्स बाय नोट्स आपके बनते चले जाए, ID एंड CSS नाम का फोल्डर बनाता हूँ और ये दो फाइल उठाकर कॉपी करूँगी, पेस्ट करूँगी। चलो पेस्ट करता हूँ। मैंने यहाँ पर एक फाइल बनाई, इसका नाम लिख दिया मैंने page1.html और फिर एक पेज और बना देता हूँ इसमें page2.html। एक CSS की फाइल भी हम इसमें अटैच कर देते हैं, तो इसका नाम रखा मैंने style.css। पेज 1 के ऊपर ये वाला कोड मैं चिपका देता हूँ, Ctrl+A Ctrl+C। पेज 1 पे जाएंगे और ये कोड मेरे पास आ गया, मतलब मैं उनका डुप्लीकेट बना रहा हूँ। सेम चीज मैं कर रहा हूँ, टाइम बचा रहा हूँ बस। ट्रायल पेज पे गया, इसको भी मैंने कॉपी किया और पेज 2 में डाल दिया। अब मैं डिस्ट्रैक्ट ना हूँ, इससे बचने के लिए मैं फोल्डर पे जाके काम करूँ। सब कुछ तैयार हो गया हमारे पास प्रैक्टिकल के लिए। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि मेरे पास जो मेरे पेजेस हैं वो मुझे किस तरीके से बिहेव करके दे रहे हैं। तो मैंने इसको रन करके देखा पहले पेज 1 को, ये नॉर्मल मुझे दिखाई देगा, बिल्कुल नॉर्मल करना था मुझे, ये हमारा हो गया। अब हम पेज 2 को भी एक बार ट्रायल करके देखते हैं कैसा दिख रहा है। यहाँ पर हमने इसको रन किया एंड ये भी नॉर्मल दिख रहा है। अब काम हमें क्या मिला उसके अकॉर्डिंग चलते हैं और हमारा मेन टारगेट क्या होना चाहिए, जो भी प्रॉपर्टी हमने लिखी है कोशिश करने की दोबारा रिपीट ना करनी पड़े, ये ध्यान रखिएगा हमेशा, ठीक है। अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी लिखी है वो रिपीट ना हो, कम से कम रिपीट हो। तो हमने आईडी और क्लास सीखा, इसका जिक्र हो गया। तो अगर मैं यहाँ यूज करता इनलाइन तो मुझे हर एक में जा जाके देनी पड़ती। अब ये चीज देखो कि इन पैराग्राफ में कौन सी चीज कॉमन बताई गई है आपको, तो कॉमन चीज बताई गई थी बैकग्राउंड कलर और फॉन्ट कलर। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं एक CSS डिजाइन करूंगा और एक क्लास बनाऊंगा। क्लास कैसे बनता है, डॉट लगा के, और मैं इस क्लास को कोई भी नाम दे सकता हूं। तो मैं इस क्लास को नाम दे देता हूं पैराग्राफ डेटा। समझ जाएंगे, नाम भी ऐसे रखो जिससे समझ में आए आपको। तो मैंने इसको नाम दे दिया भाई पैराग्राफ वाले डाटा को टारगेट कर रहा हूं। मैंने एक क्लास बना, ब्लॉक बना दिया एक क्लास का, और यहाँ पर उन दो चीजों का जिक्र कर दिया, बैकग्राउंड कलर ब्लैक एंड भाई फॉन्ट का जो कलर है वो मैंने कर दिया व्हाइट। ये हो गया एप्लीकेशन। अब हम इस क्लास का इस्तेमाल इन दोनों पेजेस पर करना चाहते हैं, ठीक है। अब इन दोनों पेजेस पर वो क्लास हम ऐड कैसे करेंगे, देखिए ऐड करने का तरीका, आपको टैग पे जाके देना पड़ेगा। इसकी खासियत क्या है कि आपको टैग में जाके देना पड़ता है, कि देना ही पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर टारगेट करता हूँ। मैंने किसको टारगेट करना है, इसकी पैराग्राफ को टारगेट करना। तो ये जो क्लास मैंने बनाई है, ये क्लास एप्लीकेबल होगी, आप किसी भी HTML एलिमेंट पर लगा सकते हैं, किसी भी एलिमेंट पर। अगर वो डिजाइन आप चाहते हैं कि इस पैराग्राफ पर आ जाए, तो आप इस पैराग्राफ पर जाकर वो डिजाइन देखो। लिखना है आपको क्लास, और क्लास का नाम, क्या नाम था उसका, नाम भूल गया, एक बार चेक करते हैं, कंफ्यूजन ना हो तो नाम को ऐसे कॉपी कर लें और आप अपने कोड पे जाके उसको लगा दें। यहाँ पर वो चीज मैं पेस्ट कर दूँ, क्लास। अब ये एट्रीब्यूट आपके पास आ चुका है, मैंने इसको कॉपी करना है और जहां पर भी जाकर आप ये लगाएंगे वो वर्क करेगा। CSS नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर, इससे हमें एक फायदा और मिला। कल को जब इस वेबसाइट को आप रन करेंगे, डिजाइन आएगा, इट इज ओके, तो पैराग्राफ पर लगा कि नहीं लगा, कौन सा डिजाइन रन कर दिया मैंने, पेज 2 रन करो, पेज 2 रन नहीं हुआ, चेक करो क्या गड़बड़ है, बैक करो। अच्छा, अटैच नहीं करा मैंने CSS, तो इस CSS को मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अटैच करूंगा। क्या नाम था CSS का, स्टाइल CSS, हटा दीजिए। नाउ इट विल वर्क, वो वर्क कर रहा है, ब्लैक हो गया, व्हाइट हो गया, दैट इज फाइन। अच्छा, अब यहाँ पर एक मेन चीज जो आपको ध्यान देनी है, ध्यान ये देना है कि मैंने यहाँ पर वो चीजें अप्लाई कर दी हैं जो मुझे हर पैराग्राफ में कॉमन चाहिए, आ चुकी है। लेकिन इसमें से किसी ने हमें ये बोला कि इस पैराग्राफ को साइज को बड़ा करो, सिर्फ इसके साइज को थोड़ा बड़ा कर दो, बीच में आ रहा है, या फिर इसकी जो विड्थ है ये कम कर दो, ये जो विड्थ दिख रही है ना आपको, ये कम करनी है। तो मैं क्या करता हूं, एक आईडी का इस्तेमाल करूंगा जो सिर्फ इसके पास होगी और किसी के पास नहीं होगी।
तो मैं यहां पर एक आईडी इस पैराग्राफ को पहले दूंगा। तो मैंने इसको एक आईडी दे दी, मैंने आईडी दी यहां पर, मान लीजिए P2 दे दिया, आईडी P2। अब इस आईडी को क्रिएट करूंगा अपने CSS में। अब टारगेट कैसे करूंगा उस आईडी को, मैं यहां पे लिखूंगा #P2, हैश से कॉल होता है, वो आईडी यहां पे कॉल हो गई। अब मैं यहां पर एक CSS अप्लाई करूंगा विड्थ का, और विड्थ कर दी मैंने लेट सपोज 700 पॉइंट्स, तो ऑटोमेटिकली उस पैराग्राफ पे लागू हो गई, और उस पैराग्राफ की विड्थ को वो क्या करेगा, छोटा कर देगा। अब वेबसाइट पे जाते हैं तो वो विड्थ छोटी हो चुकी है। अब मुझे ये पैराग्राफ बीच में चाहिए, तो मैं इसी आईडी को टारगेट करूंगा क्योंकि बाकी के नहीं चाहिए मुझे, है ना। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, मैं यहां पर लिखूंगा मार्जिन, और लेफ्ट और राइट से इक्वल स्पेस देना है, तो ऑटो करके छोड़ दूंगा। जैसे आप ये करेंगे वो बीचों बीच आएगा। ये तो मैंने ऐसे बना लिया। अब किसी ने बोला कि इस पैराग्राफ, देखो कुछ चीज कॉमन थी वो कॉमन रखी मैंने, क्लास का इस्तेमाल किया, लेकिन जो चीजें अलग हैं उसके लिए मैंने आईडी का इस्तेमाल करा। अब मान लीजिए किसी ने आपको बोला कि इस डिजाइन को अंडरलाइन करके दिखाना है या इसको इटैलिक करना है, और इसको यानी जो भी डाटा यहां पर लिखा हुआ है उसको बीचों बीच करना है, यानी अलाइनमेंट बीच में करनी है। अलाइनमेंट बीच में करेंगे तो पैराग्राफ जो लेफ्ट साइड आ रहा है ये बीच में आ जाएगा, तो मुझे इसको इटैलिक करना है और बीच में लिखना है, तो इसी को टारगेट करना है मुझे। तो टारगेट करने के लिए मैं पेज पर गया और यहां पर एक आईडी इसको भी बनाकर दे दी, लिखा P1। टारगेट करेंगे यहां पर, मैं यहां लिखूंगा #P1। स्टाइल चेंज करना है तो इटैलिक करने के लिए प्रॉपर्टी होती है फॉन्ट स्टाइल, तो 30-40 प्रॉपर्टी तो वैसे ही याद होगी जब आप लोग। यहां लिखना है मेरे को इटैलिक, और इसे बीच में लाना है। टेक्स्ट को अलाइन करेंगे, सेंटर कर देंगे। अब हम अपनी वेबसाइट पे जाएंगे तो वो चीजें दोनों एप्लीकेबल हो चुकी हैं। अब किसी ने बोला कि इस वाले डेटा को, जो भी डेटा दिख रहा है, इसके फॉन्ट का कलर बदल दो और इसको थोड़ा गैप दो, बिल्कुल टच होके आ रहा है बॉर्डर से, गैप दो। यानी सबने बोला कि सबको गैप दो बीच में से, पैडिंग बोलते हैं उसको। अंदर से गैप देने के लिए क्या होता है, पैडिंग, और वो सबके लिए बोला गया, तो कहां लगाऊंगा, क्लास में। क्लास है ना हमारे पास, हर एक पे जा के नहीं देना, क्लास को टारगेट करो। तो मैं यहां पर लिखूंगा पैडिंग, और मैंने पैडिंग दे दिया सबको 20 पॉइंट का, तो मेरे पैराग्राफ थोड़े ठीक ठाक हो जाए, ये थोड़े ठीक ठाक हो गए, ओके ठीक ठाक। अब इसको किसी ने बोला कि ये जो डाटा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आप एक काम करें, इसकी पहली वाली लाइन को गैप दें। ये पहली लाइन दिख रही है, पहली लाइन को मार्जिन दें, सिर्फ पहली लाइन। तो मैं थर्ड वाले पैराग्राफ को टारगेट करना चाहता हूँ। वापस जाएंगे, थर्ड पैराग्राफ को पढ़ेंगे, इसको भी एक आईडी देके रखेंगे। आईडी दिया और यहाँ लिख दिया P3। अब P3 को टारगेट कर दीजिए, और पहली लाइन को अगर पैराग्राफ में से आप मार्जिन देना चाहते हैं, इसके लिए प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट इंडेंटेशन, यानी टेक्स्ट इंडेंट, और यहां पर मैंने साइज दे दिया 120 पॉइंट का गैप, तो वो 120 पॉइंट के गैप के साथ आपके सामने आ जाएगा। अब एक बात ध्यान दीजिए, मैंने इस पे CSS लगाई, कोई भी CSS मैंने रिपीट नहीं लिखी, ध्यान से देखो, कोई भी प्रॉपर्टी रिपीट है, दैट इज द स्मार्टनेस टू वर्क ऑन अ CSS। क्या आप इसका कैसे यूज करते हैं, लिखने को आप भले इसमें डाल दो, सब पे लग जाएगा, अलग अलग पे डाल दो ये चीजें। मेरे को क्लास बनाने की जरूरत नहीं है, तीनों को यहाँ चिपकाओ, फिर इन तीनों को यहाँ चिपकाओ, फिर इन तीनों को यहाँ चिपकाओ। अब थोड़ा और डीप में जाते हैं। और डीप में जाने का मतलब, ये जो डिजाइन आपने दिया है, ठीक है, ये डिजाइन मैंने जो दिया है, ये मैंने किस पर एप्लीकेबल किया है, पैराग्राफ पे। आपको मैंने बोला था कि ये जो डिजाइन आप बना रहे हैं, ये सिर्फ पैराग्राफ के लिए बनाओ। किसके लिए बनाना था, हमने बनाया, दैट इज ओके, लेकिन ये कहां प्रूफ हुआ है कि ये पैराग्राफ के लिए है। इसे मैं कहीं पर भी लगा सकता हूं, चेक करते हैं। इसमें आपको एक हेडिंग्स दिख रही है, क्या नाम है इनके, टैग के पकड़ते हैं, इनके नाम है यहाँ पर हेडिंग 1, दिख रहे हैं। अगर मैं किसी हेडिंग 1 पे जाके अप्लाई मार देता हूं, वो लग जाएगा। देखो मैं यहाँ पर क्लास यूज करता हूं, सेव पैरा डेटा, कौन है रोकने वाला, लग गया। अगर मैं मान लीजिए इसके ऊपर ये वाला डिजाइन देना चाहता हूं, या फिर ये वाला डिजाइन देना चाहता हूं, या ये वाला डिजाइन देना चाहता हूं, तो मैं दे सकता हूं। अब ये डिजाइन देना है मुझे, तो इसकी आईडी क्या बनाई थी मैंने, P1। क्या दिक्कत है, मैं यहाँ पर इसको लिख कर दे सकता हूँ, तो ये उसको आ जाएगा, ले लेगा। डाटा लिखा, वेबसाइट में जाओ, कहाँ गई, वेबसाइट ले लिया इसने, गड़बड़ हो गई। भाई जब चीज बताई गई है कि आपको ये पैराग्राफ के लिए ही बनानी है, तो पैराग्राफ पर लगनी चाहिए थी, लग तो सब पर रही है, तो फायदा क्या हुआ। अब इसको सुधारेंगे कैसे,
आप अपने CSS पे जाएं और बिल्कुल स्ट्रिक्टली उसको बताएं कि ये जो क्लास है ये मैंने पैराग्राफ के लिए बनाई है भाई। P लिखा मैंने पहले, फिर डॉट लगा के बनाया। अब ये समझ गया कि ये जो क्लास है ये सिर्फ पैराग्राफ के लिए बनाई गई है। अब देखिए ये क्लास काम नहीं करेगी हेडिंग 1 पर, वेबसाइट पे जाइए, काम नहीं कर रही, लेकिन वो आईडी काम कर रही है। अब आप उसको बताएंगे भाई साहब ये जो आईडी है ये सिर्फ पैराग्राफ के लिए बनाई गई है, P लिखें आगे। तो ऐसे अगला लेवल आपका बढ़ गया। क्या करें, यहाँ तक समझ में आ गया? तो डाउट है यहाँ तक किसी बच्चे का? दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके लिए आप चैनल लोगो पर क्लिक कर सकते हैं या वीडियो के नीचे रेड कलर पर आपको सब्सक्राइब बटन दिखाई देगा, उस पर जाकर भी आप क्लिक कर सकते हैं। साथ में आने वाले बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए। दोस्तों वीडियो के नीचे लाइक बटन पर जरूर क्लिक करें और कमेंट में हमें जरूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों स्क्रीन पर आपको कुछ मोर वीडियोस दिखाए गए हैं, इनमें से वीडियोस आप देख सकते हैं और अधिक वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।